हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हम लेक्चर थर्ड डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर इस चैप्टर के रिगार्डिंग में डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम जो भी रिफॉर्म्स आए थे यूनाइटेड नेशंस में आफ्टर द कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन के बाद, जो भी रिफॉर्म्स आए थे, जो भी चेंजेस आए थे यूनाइटेड नेशंस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। यानी कि इन 3 जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो क्या-क्या डिस्कस किया था, वो एक बार आप देख लीजिए। यानी कि जो हमने इन 2 लेक्चर में डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो डिस्कस किया था। फिर हमने मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि लीग ऑफ नेशंस, जो कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। फिर हमने सेकंड यूएनओ के बारे में डिस्कस किया था, वर्ल्ड बैंक के बारे में, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एमएसटी इंटरनेशनल, फिर ह्यूमन राइट वेल्थ के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक मेजर इंटरनेशनल ग्रुप था, उनके बारे में। फिर हमने लीग ऑफ नेशंस के बारे में डिस्कस किया था। फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है यूएनओ के बारे में, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने लेक्चर 1 में क्या डिस्कस किया था, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनओ के बारे में, उसको डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने इन सभी जो हमारे 6 के 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, उसको ब्रीफ में डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर थर्ड रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो भी रिफॉर्म्स हुए थे यूनाइटेड नेशंस के, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा कोल्ड वॉर ड्यूरेशन चला था, जैसे कि आप सबको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो चला था हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था हमारा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, वो चला था हमारा 1918 से, सॉरी, 1939 से लेकर के 1939 से लेकर के 1948 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या है, लीग ऑफ नेशंस का इस्टेब्लिश किया गया था। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशंस का इस्टेब्लिश किया गया था। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे ही कंप्लीट हुआ था, ये 45 था, सॉरी, 1945। 1945 में जैसे ही हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर। और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में काफी ज्यादा ब्रीफली में डिस्कस किया था, किसके बारे में, कोल्ड वॉर के बारे में। तो कोल्ड वॉर, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें किन किन कंट्री के बीच में जो कोल्ड वॉर चला था, वो चला था और दूसरे रसिया और यूएसए के बीच में। उस टाइम पे रसिया क्या हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। तो इन दो कंट्री के बीच में क्या था, एक कोल्ड वॉर था, जिसे क्या कहा जाता था, एक आइडियोलॉजी की लड़ाई भी कहा जाता था। तो जैसे ही सेकंड जो हमारा कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, यानी कि कोल्ड वॉर 1945 से लेकर के कब तक चला था, 1991 तक चला था, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया। और यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी बना था, वो कौन बना था, रसिया बना। जैसे ही यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी रसिया बना, उसके बाद हमारा कोल्ड वॉर वहां पे क्या हुआ, खत्म हो गया। और पूरे वर्ल्ड पे जो एक सुपर पावर कंट्री निकल करके आई थी, वो कौन थी, सुपर पावर कंट्री के रूप में कौन निकल के आया था, तो यूएसए निकल करके आया था। कौन निकल गया, यूएस। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ग्लोबल लेवल पे यूएसए एक सुपर पावर कंट्री निकल के आया, तो यूएसए को टक्कर देने वाला अब एक भी कंट्री नहीं बचा, जब यूएसएसआर का क्या हुआ, विघटन हो गया। यानी कि जैसे ही यूएसएसआर का पार्टीशन हुआ था 15 नए स्टेट्स में, तो उसके बाद क्या है, ग्लोबल लेवल पे एक ही सुपर पावर कंट्री बच गई थी, वो था यूएसए, जिसको टक्कर देने के लिए उस टाइम पे कोई भी नेशंस नहीं था। तो उसके बाद कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हुए थे, किसमें, रिफॉर्म्स आने स्टार्ट हुए थे यूएनओ के अंदर में। फिर जैसे कि बात करते हैं, जैसे ही जो कोल्ड वॉर कंप्लीट हुआ,
तो उसमें क्या है, काफी चेंजेस देखने को मिले थे, किसमें, हमें यूएनओ के अंदर में। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, मैनी चेंजेस टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड एंड नाउ द वर्ल्ड is facing different challenges, different challenges। यानी कि देखिए, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद क्या है, पूरे वर्ल्ड में कई प्लेसेस में हमें क्या है, बहुत सी चेंजेस देखने पड़े थे, और वर्ल्ड को कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस का क्या करना पड़ा था, तो सामना करना पड़ा था। जैसे कि अगर हम उस चैलेंजेस की बात भी कर लें, तो चैलेंजेस क्या क्या हमें देखने को मिला था। अब जैसे कि अगर हम उस चैलेंजेस की बात करते हैं, तो चैलेंजेस में अगर हम देखते हैं, जो मेजर चैलेंजेस आए थे कब, जो चेंजेस आए थे, चेंजेस आफ्टर कोल्ड वॉर, आफ्टर द कोल्ड वॉर, कोल्ड। अब वो चेंजेस क्या क्या थे, अगर हम उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करें, तो पहला था कि जो सोवियत संघ था, उसका क्या हो चुका था, विघटन हो गया था। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ दी यूएसएसआर। आप उसको यूएसएसआर बोल लीजिए या सोवियत संघ बोल लीजिए, उस टाइम पे दोनों ही कंट्री थी। आज के टाइम पे हम इसको किस नाम से जानते हैं, रसिया के नाम से जानते हैं, सोवियत। फिर क्या देखने को मिला था, फिर बात करते हैं कि जो वर्ल्ड था, वो क्या बन गया था, एक यूनिपोलर बन गया था। यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुवीयता बन करके रह गया था। यानी कि वर्ल्ड लेवल पे अब कौन, एक ही कंट्री सुपर पावर थी। यानी कि फिर हम बात करते हैं कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद क्या था, अमेरिका की जो हेजेमनी थी, वो बनना स्टार्ट हो चुका था। यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व था, वो बनना क्या हो गया था, आरंभ हो चुका था। बिगिनिंग ऑफ यूएसए हेजेमनी। हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब होता है एक तरीके से वर्चस्व का होना। फिर हमें क्या देखने को मिला था, कि चाइना क्या है, एक रैपिडली ग्रो कंट्री हमें देखने को मिला था। तो चाइना था, चाइना की अगर हम बात करते हैं, वो क्या बना था, एक रैपिड, एक डेवलपमेंट कंट्री के रूप में विश्व के सामने निकल करके आने लगा। इसीलिए आज के टाइम पे क्या है, जो यूएसए है, वो चाइना को दबाने के लिए, चाइना पे कंट्रोल करने के लिए, वो क्या करता है, अलग अलग तरीके के उपाय को ढूंढने में लगा हुआ है, कि किस तरीके से चाइना को, किसी भी तरह जो चाइना की जो ग्रोथ है, उसको वो रोक सके। तो क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, चाइना अपने, यानी कि जो यूएसए है, सबसे बड़ा थ्रेट कंट्री किसको मानता है, चाइना को मानता है। फिर बात करते हैं कि एशिया का जो इकोनॉमिक है, वो रैपिडली क्या होने लगा था, ग्रो होने लगा था। यानी कि रैपिड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ एशिया, इकोनॉमी ऑफ एशिया का जो इकोनॉमी है, वो क्या होने लगा था, रैपिडली क्या होने लगा था, ग्रोथ होने लगा था। फिर हम बात करते हैं, सिविल वॉर देखने को मिला था, सिविल वॉर।
फिर बात करते हैं और क्या देखने को मिला था, उसके बाद जो हमें देखने को मिला था एक प्रोलिफिकेशन मिला था किसका, न्यूक्लियर वेपन्स का। प्रोलिफिकेशंस देखने को मिला था हमें किसका, तो ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का। यानी कि जो भी परमाणु हथियार है उसकी हमें क्या देखने को मिली थी, एक होड़ देखने को मिला था। फिर जैसे कि अगर हम आगे की पॉइंट की बात करते हैं तो एक डिस्ट्रक्शंस मिला था किसमें, इकोनॉमिक्स में हमें क्या देखने को मिला था, एक डिस्ट्रक्शंस मिला था। क्या मिला था, डिस्ट्रक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। फिर अगर हम एक और पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें अभी ये भी कि जो हमारा एंडेमिक है वो भी हमें देखने को मिला था, कब, तो आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद। कि वो चैलेंजेस हैं जो हमें कब देखने को मिले थे, कोल्ड वॉर के बाद देखने को मिले थे। अगर हम इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू को, ये जितने भी जो चेंजेस है इन सभी को देखें तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या था कि यूनाइटेड नेशंस में एक रिफॉर्मिंग की जरूरत पड़ गई थी, जो कि मेजर चेंजेस की जरूरत उस टाइम पे थी। लेकिन उस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भी मेजर चेंजेस होने थे वो नहीं हो पाए थे, जिसके कंडीशंस की वजह से क्या था कि वर्ल्ड हमें क्या है, जो कंडीशंस है वर्ल्ड की वो काफी ज्यादा हमें चेंजेस देखने को मिली थी। फिर अगर बात करते हैं जो भी प्रपोजल्स रखे गए थे इम्प्रूवमेंट्स के लिए, यानी कि जो भी क्या थे, प्रपोजल्स थे की बात करते हैं, यानी कि जो भी प्रपोज रखे गए थे इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या क्या रखे गए थे, अब उसके बारे में भी जैसे डिस्कस करते हैं। तो रखा गया था इसमें सबसे पहले कि, तो हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है इसमें कि जो भी इश्यूज थे, जो भी जो डिरेक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे उसमें हमें क्या देखने को मिला था, फॉलिंग देखने को मिला था। यानी कि टू एस्केलेट एस्केलेट द इशू फॉलिंग इन द डिरेक्शंस ऑफ। फिर हम बात करते हैं कि जो यूएनओ के जो डिजाइन हैं उसमें भी क्या किया गया था, इम्प्रूव किया गया था। यानी कि इम्प्रूविंग की बात रखी गई थी किसमें, जो यूएनओ के डिजाइन हैं, इम्प्रूविंग द यूएनओ's डिजाइन। फिर हम अपने आगे की पॉइंट को अगर हम बात करते हैं, फिर हमें क्या देखने को मिला था कि जो वीटो कंट्रीज है उनकी संख्या में, उनकी संख्या को बढ़ाने की बात रखी गई थी। ये भी एक प्रपोजल रखा गया था। क्या रखा गया था कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वीटो पावर कंट्री ऑफ वीटो पावर कंट्री, जो कि कितने हैं, मात्र 5 है। तो यार क्या, चाइना, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और यही वो 5 नेशंस हैं के पास हमें वीटो पावर देखने को मिलता। और अकेले रसिया के द्वारा कितना, 122 टाइम्स में क्या है, वीटो पावर का यूज किया गया। तो ये भी प्रपोजल रखा गया था कि जो भी जो वीटो पावर्स कंट्री है उनके नंबर्स में क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। फिर बात रखी गई थी कि न्यू कंट्रीज को भी ऐड किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए किसमें, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें।
न्यू कंट्रीज द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, उन 5 जिसके पास क्या हमें देखने को मिलता है, वीटो पावर यानी कि निषेध का अधिकार देखने को मिलता है, और टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर मिलते हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं। तो टोटल कितने मेंबर्स देखने को मिलता है? 15 मेंबर देखने को मिलता है हमें किसमें, सिक्योरिटी काउंसिल में। तो न्यू कंट्रीज को ऐड करने की बात रखी गई थी किसमें, सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर। फिर जो भी यूएनओ का जो वर्क है उसको चेंज करने का भी क्या रखा गया था, प्रपोजल रखा गया था। यानी कि अगर बात करते हैं चेंजिंग द वे यूएनओ, यानी कि जिस वे में यूएनओ काम करता है उसको चेंज करने की बात रखी गई थी इस प्रपोजल से। अगर हम इन सभी डिमांड्स की बात करते हैं तो ये जितनी भी जो डिमांड्स थे इसका जो रिजोल्यूशंस पास हुआ था वो कब हुआ था, इसका जो रिजोल्यूशंस पास हुआ था वो हुआ था, आप इसको नोट में कर सकते हैं, कि जो रिजोल्यूशन पास हुआ था कब हुआ था, रिजोल्यूशन वाज पास्ड इन द जनरल असेंबली, जनरल, और कब हुआ था, तो ये हुआ था इन 1992 में। यानी कि अभी जो हमने जो भी डिमांड्स पढ़ी थी, जो डिमांड्स प्रपोजल रखी गई थी, ये सारे पास हुए थे कब, जनरल असेंबली में ये सारे पास हुए थे, और ये पास हुआ था 1992 में। लेकिन आज भी ये सारी जो बातें प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट है वो नहीं हो पाई। फिर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, आगे की जो पॉइंट डिस्कस करें, क्योंकि हमारा क्या है, अगला जो पॉइंट है हमारा, कंप्लेंट्स इन द, यानी कि ये जो प्रपोजल रखी गई थी इसमें भी क्या थी, तो हमें कुछ कमियां देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वो कमियां क्या क्या है, तो अगर इसमें हम मेनली 3 कंप्लेंट्स को हम देख सकते हैं। देयर आर देयर देयर थ्री मेन कंप्लेंट्स इन दिस प्रपोजल, यानी कि जो प्रपोजल रखा गया था इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 3 कमियां देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पहली जो कमी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, जो सिक्योरिटी काउंसिल्स है, जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल्स है, वो आज के जो रिप्रेजेंट है करंट पॉलिटिकल सिचुएशंस को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। यानी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है डज नॉट रिप्रेजेंट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व के अंदर आज जो भी वर्तमान के समय में विश्व के अंदर जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन, जो भी राजनीतिक उपस्थिति है, उसको आज के टाइम पे जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पूरी तरीके से फुलफिल, क्या कह सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। एक मेन कंप्लेंट इस प्रपोजल का ये देखने को मिलता है। दूसरे कंप्लेंट की बात करते हैं तो दूसरा कंप्लेंट हमें क्या देखने को मिलता है, जो डिसीजन है वो है किसके रिफ्लेक्स में, यानी कि जितने भी जो वेस्टर्न कंट्री है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं यूएनओ के अंदर, वो किसके इंटरेस्ट में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्री के इंटरेस्ट में रहता है। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, इट्स डिसीजन
reflects the interest of Western countries। यानी कि दूसरा अगर हम मेन कंप्लेंट की बात करते हैं जो ये प्रपोजल रखा गया था, तो इसमें क्या देखने को मिला कि जितने भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके इंटरेस्ट में रहता है, तो वेस्टर्न कंट्री के इंटरेस्ट में हमें देखने को मिलता। फिर तीसरा बात करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इक्वली रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता। ये तीन मेन जो जो कंप्लेंट्स है किसकी, हमें तो इसमें तो इस प्रपोजल्स में देखने को मिलता है। तीसरा हमें क्या देखने को मिलता है, देयर इज नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। तो मेनली ये तीन कारण हमें देखने को मिलते, तीन कंप्लेंट्स देखने को मिलता है इसके अंदर, तो इस प्रपोजल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या चीज, तो अगला टॉपिक है हमारा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यानी कि अगर हम बात करते हैं चेंजेस के बारे में, चेंजेस मेड इन द यूनाइटेड यूनाइटेड तो अगर बात करते हैं कुछ चेंजेस लाए गए थे सितंबर 2015 में किसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि काफी ज्यादा मोर रिलेवेंट थे। अगर हम वो चेंजेस की बात करते हैं तो वो चेंजेस हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले क्या किया गया था कि जो हमारा फाउंडेशन यानी कि पीस, ठीक है, सबसे पहले जो कुछ चेंजेस कब किए गए थे, तो सम चेंजेस पर मेड सितंबर 2005, जो कि काफी ज्यादा रेलेवेंट थे टू मेक द यूनाइटेड नेशन, जो कि काफी ज्यादा क्या थे, मोर रिलेवेंट थे, क्या थे, रिलेवेंट। वो सारे चेंजेस क्या किए गए थे, वो जो भी चेंजेस किए गए थे वो ये थे, जैसे कि हम बात करते हैं कि पीस फाउंडेशन कमीशंस को क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था, यानी कि बनाया गया था। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं कि जो भी कंट्रीज थे जो अपने सिटीजन्स की जो एट्रोसिटीज को सेव करने में फेल हो गए थे, या बात करते जो वर्ल्ड कम्युनिटी थी उनके द्वारा फिर क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई थी। यानी कि इफ, फिर बात करते हैं कि जो कंट्री, यदि कोई कंट्री, इफ एनी कंट्री फेल होता है, फॉल्स, सॉरी फेल से नॉट फॉल्स, यदि कोई कंट्री
फेल्स होता है टू सेव इट्स सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटी। तो देन तब जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो हमारा वर्ल्ड कम्युनिटी है, वो क्या करेगा, टेक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। टेक विल टेक विल टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो वर्ल्ड कम्युनिटी लेगा। फिर बात करते हैं किसके बारे में, फिर कि इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था किसको, तो ये किया गया था जो हमारा कंडेम, जो भी फिर बात करते हैं जो भी टेररिस्ट रिगार्डिंग में जो भी कंटेम्प्ट थे उसको क्या किया गया था, तो यानी कि जो भी टेररिज्म थी, जितनी भी जो टेररिज्म एक्टिविटी थी उसकी क्या की गई थी, निंदा की गई थी। जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज थी उसकी क्या की गई थी, निंदा की गई थी। फिर अगर हम बात करते हैं 19 जुलाई 2006 को स्टेब्लिश किया गया था इसको, तो ह्यूमन राइट काउंसिल को, यानी कि 19 जुलाई 2006 में किसकी स्थापना की गई थी, ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना की गई थी। और स्टेब्लिश किया गया था किसको, स्टेब्लिश हुआ था स्टेब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी फंड। डेमोक्रेसी फंड, ये सारी चेंजेस हुए थे कब, तो ये कुछ चेंजेस हुए थे सितंबर 2005 के बाद। फिर अगर हम बात करते हैं इसके साथ ही क्या हुआ था, कि कुछ कैटेगरिया रखी गई थी कि जिसको फुलफिल करके क्या कर सकते हैं, कि कोई भी नॉन परमानेंट मेंबर क्या बन सकता है, एक सिक्योरिटी काउंसिल्स का क्या बन सकता है, एक परमानेंट मेंबर बन सकता है। और वो कैटेगरिया क्या क्या रखा गया था, कि उसकी क्या होनी चाहिए, एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए। पहला रखा गया था कि वो क्या होना चाहिए, ग्रेट इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। दूसरा क्या रखा गया था, कि उसकी एक लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। फिर बात करते हैं उसका जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, यानी कि लार्ज लैंड एरिया होना चाहिए। फिर क्या रखा गया, कि यूएनओ के बजट में उसका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी कि हाई कंट्रीब्यूशन इन यूएनओ बजट, यूएन कंट्रीब्यूशंस इन यूएनओ बजट, यानी कि यूएनओ के बजट में क्या होना चाहिए, उसका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो काफी ज्यादा होना चाहिए। फिर बात करते हैं किसके बारे में, कि वो एक डेमोक्रेटिक, एक लार्ज डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड एक्ट फॉर ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स। फिर बात करते हैं अगला जो क्राइटेरिया रखा गया था, कि वो एक कल्चरली क्या होना चाहिए, डाइवर्स कंट्री होना चाहिए, यानी कि कल्चरली क्या होना चाहिए, वो एक डाइवर्सिटी उसमें देखने को मिलना चाहिए। कल्चरली क्या चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए। अब देखिए, ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है आज के टाइम पे हमारी कंट्री, उसके बाद भी हमारी कंट्री क्या है,
सिक्योरिटी काउंसिल में आज तक क्या है, तो परमानेंट मेंबर नहीं बन पाया है। इसका मेन कारण है कि 5 जो परमानेंट मेंबर है, उनमें से एक जो परमानेंट है, वो इसके लिए क्या करता है, राज़ी नहीं होता है और वो है चाइना। इसकी वजह से आज भी हमारा कंट्री क्या करता है, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स बनने के लिए क्या कर रहा है, एक स्ट्रगल कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ मेजर पॉइंट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या-क्या चेंजेस आए थे, क्या-क्या रिफॉर्म्स आए आफ्टर द कोल्ड वॉर। जब हम कल लेक्चर अपना 4 डिस्कस करेंगे, लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो हमारा लेक्चर 4 होगा, वो होगा हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड एंड यूएनओ के बारे में। यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुवीयता, एक ध्रुवीयता विश्व और यूएनओ के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।